स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले 2 सालों में कई रियलिटी शोज आए, लेकिन जितनी अटेंशन और टीआरपी शार्क टैंक इंडिया को मिली वो वाकई में नोटेबल है। फिर चाहे वो मीम बाजार से हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज से। लेकिन जिस तरीके से शार्क टैंक इंडिया ने कई स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट दी, उससे एक पूरी जनरेशन में स्टार्टअप को लेकर और ज्यादा इंटरेस्ट जागा है। और इससे पहले स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव ने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए कई प्रोग्राम लॉन्च कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, शार्क टैंक्स के शार्क्स की टीम ने जिस यूनिकॉर्न और बिलियन डॉलर कंपनी का सपना इन न्यू स्टार्टअप फर्म्स को दिखाया है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में आज इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर होना और यूनिकॉर्न बनना शार्क टैंक में प्रेजेंटेशन देने जितना आसान है, ये एक बड़ा सवाल है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में स्टार्टअप्स की रियलिटी क्या है और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की सिचुएशन क्या है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अक्रॉस द कंट्री स्टार्टअप इंडस्ट्री में एक मेजर बूम देखने को मिला है। देखा जाए तो इसकी वजह से स्टार्टअप बबल, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न्स, मनी, सिलिकॉन वैली, स्टेक्स और वैल्यूएशन और एंटरप्रेन्योर जैसे वर्ड्स पिछले एक डेकेड में जिस तरीके से हमारी लाइफ में शामिल होते जा रहे हैं, वो स्टार्टअप इंडस्ट्री के न्यू एरा को इंडिकेट करते हैं। लेकिन ऐसा नया टर्म जिस पर TVF ने सीरीज और सोनी ने रियलिटी शो बनाकर एक पूरी जनरेशन को फैसिनेट किया है, आखिर उसकी रियलिटी क्या है, आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं। वहीं ग्लोबली स्टार्टअप इकोसिस्टम और नंबर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत 3rd रैंक पर स्टैंड करता है। देखा जाए तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडियन GDP में 4 to 5% कंट्रीब्यूट करता है। जून 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया के बाद से ही भारत में स्टार्टअप इंडस्ट्री में बड़ा बूम आया है। जहां 2016 में इंडिया में सिर्फ 445 स्टार्टअप्स थे, वहीं 2023 तक ये नंबर्स 86,713 तक पहुंच गया है। लेकिन जिस स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात इंडिया के PM से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, उनकी हालत क्या है, आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों, नो डाउट इंडिया में स्टार्टअप में बूम आया है। भारत में पिछले साल करीब 100 यूनिकॉर्न का टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन इसके साथ ही 2000 स्टार्टअप्स फेल भी हुए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के भीतर 90% स्टार्टअप्स फेल हो गए हैं। अब अगर देश में 100 यूनिकॉर्न्स है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारी कंपनीज प्रॉफिट जनरेट ही कर रही हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन स्टार्टअप्स में से भी सिर्फ 15% कंपनीज ही प्रॉफिटेबल हैं और बाकी बची बड़ी कंपनीज भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में भारत की 100+ स्टार्टअप्स ने 28,000+ एम्प्लॉयज का ले ऑफ यानी कि काम से छटनी की, जिनमें मीशो, फार्मेजी, अनअकैडमी, ब्लिंकिट, ओयो और जोमेटो जैसी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। और दोस्तों, 2023 में तो एक भी इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप रजिस्टर नहीं किया गया है।
ऐसे में जो स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को लेकर प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को जनरेट कर सकती है, इतने बड़े मार्केट में बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकती है, वो इस तरह से लॉस में क्यों जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये स्टार्टअप कल्चर शुरू कैसे हुआ और आज जो इंडिया में स्टार्टअप्स का ब्राइट फ्यूचर यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न फर्म्स हैं, उनकी रियलिटी क्या है। साल था 1957। 8 कॉलीग्स ने शॉकले सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी से अपनी जॉब क्विट की और फैसला किया कि वो खुद की एक कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों, ट्रेटरस 8 ने दुनिया के कुछ पहले स्टार्टअप फर्म्स में से एक फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी को एस्टैब्लिश किया। उनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की वजह से इतने सालों बाद भी ये कंपनी बंद नहीं हुई। देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ना होने के बावजूद भी इस कंपनी की डिमांड काफी रही और इसकी वजह यह थी कि सारा आईटी सेक्टर इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स पर रिलाई करता है और 2016 में से सेमीकंडक्टर जायंट ऑनसेमी ने $2.4 बिलियन में इसे एक्वायर कर लिया। दोस्तों, आइडिया लॉन्ग टर्म विजन को प्रूव करता है और आप यहीं से स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, स्टार्टअप बेसिकली ऐसी कंपनी या फिर फर्म क्रिएट करना है जो मेन लोगों की नीड और प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रोडक्ट बनाए। इससे कंपनी प्रोडक्ट की नीड क्रिएट किए बिना और मिनिमम प्रमोशन करके ही प्रोडक्ट को हिट और कंपनी को $1 बिलियन बिजनेस का बना सकते हैं। दोस्तों, अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया के फर्स्ट स्टार्टअप्स में CMC लिमिटेड और इन्फोसिस जैसी कंपनियां शुमार हैं जो 80s में स्टार्ट हुई। देखा जाए तो आज इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू इंडिया में 3rd रैंक पर है और जैसा कि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है, ऐसे में जहां एक और इंडिया का जुगाड़ सिस्टम बहुत ही फेमस है, वहीं लोगों की नीड्स भी बढ़ती जा रही है, जिसके रिजल्ट के रूप में ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप, मेडिसिन डिलीवरी स्टार्टअप्स, फूड और ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ ही गूगल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन यानी कि सब स्टार्टअप्स की ही देन है। साल 2016 से शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का ही रिजल्ट है कि आज इंडिया में करीब 108 यूनिकॉर्न्स मौजूद हैं। स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ एक लहर आई शार्क टैंक की, जिसमें लेंसकार्ट, शादी.com, बोट और भारत पे जैसे स्टार्टअप फर्म्स के ओनर इंडिया के फ्यूचरिस्टिक और विजनरी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया भर में खूब पसंद किया जाने वाला ये शो इंडिया आया तो यहाँ के यूथ के लिए एक ड्रीम लेकर आया और ये ड्रीम था इन्वेस्टमेंट पाने और अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न बनाने का ड्रीम। दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोचा होगा तो आपको किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का रोल पता होगा। कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट की मदद से अपनी कंपनी की नीड्स को पूरी करती है, जिससे उन्हें अपना टारगेट अचीव करने में मदद होती है। देखा जाए तो हर एंटरप्रेन्योर का यही ड्रीम होता है कि उसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन सकती है। दोस्तों, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिनमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आखिर में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते और लगातार लॉस में जाने की वजह से उन्हें अपने फर्म्स को भी बंद करना पड़ता है। इस साल 2023 में इंडिया में फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका और स्विगी ही डेकाकॉर्न की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डेकाकॉर्न ऐसे प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, लेकिन ये डेकाकॉर्न कंपनीज कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, 2022 और 23 में फ्लिपकार्ट करीब 39 बिलियन इंडियन रुपीस के लॉस में रही। वहीं नायका के एनुअल प्रॉफिट में 53% ड्रॉप यानी कि करीब 19.26 करोड़ का लॉस। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बायजूस को करीब 4,500 का लॉस और स्विगी को फाइनेंशियल ईयर 2023 में $545 मिलियन का लॉस हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन स्टार्टअप्स इतना डाउनफॉल क्यों फेस कर रही हैं? 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इंडिया में इतने स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं और दोस्तों प्रॉफिट क्यों जनरेट नहीं हो पा रहा है? आइए अब इंडियन स्टार्टअप्स की रियलिटी को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत में स्टार्टअप्स कई बाधाओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस से कड़ा कंपटीशन। लैक ऑफ फंडिंग स्टार्टअप्स में आने वाले चैलेंजेस में से एक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास कैपिटल एक्सेस काफी कम होता है। ऐसे में स्टार्टअप्स लगातार फंडिंग इश्यूज को फेस करते हैं। यही वजह है कि बिजनेसेस अर्ली स्टेज में एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट स्कीम, क्राउड फंडिंग, एक्सेलरेटर्स, इनक्यूबेटर्स और बैंक लोन्स के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपका आइडिया आपके इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहा तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट ना मिले। स्टार्टअप्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढना आज भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें स्टार्टअप्स के लिए नेसेसरी स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती। इसलिए इस फील्ड में हमेशा शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। वहीं स्टार्टअप्स अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने में भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हाई पेइंग जॉब रोल्स अवेलेबल होते हैं,
जिस वजह से स्टार्टअप्स में हायरिंग प्रोसेस भी काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हजारों स्टार्टअप फंडिंग, टैलेंटेड एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के लिए चैलेंज फेस कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन स्टार्टअप के सिस्टम में कंपटीशन रेट भी काफी हाई है। देखा जाए तो अगला बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आज इंडिया के स्टार्टअप्स लगातार अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अपना मार्केट टारगेट करना, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करना और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना इन स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल है। दोस्तों, यही वजह है कि इनके प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं बैठते और बिजनेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों, आज जहां दुनिया भर के देश इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स के हिसाब से इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक है, ऐसे में दुनिया भर की स्टार्टअप कंपनीज भी इंडिया में अपने फर्म्स को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं और यहीं पर सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ ओवर एस्टिमेशन। देखा जाए तो ये फॉरेन स्टार्टअप्स के लिए नहीं बल्कि इंडियन स्टार्टअप्स का भी सबसे बड़ा इशू है। अगर हम ब्लिंकिट या फिर जेप्टो जैसे ग्रोसरी डिलीवरी एप्स को देखें तो भले ही इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन इनकी टारगेट ऑडियंस इंडिया के सिर्फ टॉप 8 शहर में ही है, जहां लोग किराने की दुकान से सामान लेने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करना बेहतर समझते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि इन शहरों में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। यही वजह है कि कंपनी बाकी इंडियन शहरों में प्रॉब्लम को फेस करती है, जिसे हम कंट्री डिलाइट जैसी कंपनी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दरअसल कंट्री डिलाइट ने कई बार अपने टारगेटेड ऑडियंस को हाईलाइट किया है। कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि वो सिर्फ 3.5 लाख ऑडियंस को ही टारगेट करती है जो उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से क्रेड भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाली ऑडियंस को लेकर चलती है, जबकि बाकी कंपनीज यही समझने में भूल कर देती हैं कि पूरा इंडिया उनकी ऑडियंस नहीं है। और यही वजह है कि जोमेटो ने 225 शहरों से अपनी सर्विस वापस ले ली। दोस्तों, अगर इंडिया के स्टार्टअप्स को सर्वाइव करना है तो जरूरी है कि वो उन बेसिक नीड्स और प्रॉब्लम्स पर फोकस करें जिनकी सच में जरूरत है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स पर काम करें ताकि बिजनेस भी लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रह सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स एग्जिस्ट नहीं करते। दोस्तों, कई स्टार्टअप्स हैं जिनसे कंट्री और सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है और आइए ऐसे स्टार्टअप्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स वाइटल रोल प्ले करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत पहले से चले आ रहे वर्क कल्चर को ब्रेक करता है, जिससे फ्रेंडली और क्रिएटिव वर्क स्पेस बिल्ड होता है। इसी के साथ ही स्टार्टअप्स वर्क के लिए अलग अलग स्टेजेस के लिए दूसरे बिजनेस पर डिपेंड होने के बजाय ऐसे इनोवेटिव आइडियाज पर काम करता है, जिससे ऑपरेशन और प्रोसेस और इनहेंस हो जाता है। वहीं ऐसे इनोवेशंस पर स्टार्टअप्स का फोकस ज्यादा होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और आउटपुट इंप्रूव की जा सके। देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस में जो पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इससे सभी कंपनीज बेहतर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में लग जाती हैं और ओवरऑल इससे कंज्यूमर्स का फायदा होता है। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी स्टार्टअप्स का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। साल 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन एरिया में अंडर 29 एज के लोग जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स थे, उनमें से सिर्फ 25% लोगों के पास ये जॉब थी। वहीं अगर हम 2019 के PLFS के डेटा की बात करें तो ये नंबर 77% तक पहुंच गया है। हालांकि कोविड के दौरान एम्प्लॉयज का ले ऑफ भी हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है, लेकिन अब चीजें फिर से ट्रैक पर आने लगी हैं। देखा जाए तो स्टार्टअप्स की वजह से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इंडियन कंज्यूमर मार्केट के पोटेंशियल को देखते हुए फॉरेन फंड्स इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट शो करने लगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कि 1.5 ट्रिलियन US डॉलर की है, वो 2030 तक 6 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव कंट्री बनाती है। आखिरी और सबसे बेहतर बात आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस की। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें स्टार्टअप्स का रोल काफी बड़ा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से इंडिया आज आत्मनिर्भर बन पा रहा है। स्टार्टअप्स इंडिजिनस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप करते हैं, जिससे इंडिया की पोजीशन ग्लोबली इनेबलर की तरह एनहांसिंग और ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अब इंपोर्ट्स पर हैविली रिलाई नहीं करता, फिर बात चाहे डिफेंस की हो या फिर डेली नीड्स की। आज स्टार्टअप्स ने आम भारतीय का जीवन आसान बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। दोस्तों, यूनिकॉर्न बनने का टारगेट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जिसका नेशन के प्रोग्रेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। वहीं भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट और एनकरेज करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो स्टार्टअप इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट सिनर्जीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं, जो कि इंडिया के प्रोग्रेस में कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है।
जैसा कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है, ऐसे में जरूरत है कि पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स स्टार्टअप्स को नर्चर करने और सस्टेन कराने के लिए जरूरी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, अगर इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसे ही ग्रो करता रहा तो स्टार्टअप्स में वो पोटेंशियल है कि ये इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म तो करेंगे ही साथ ही इंडिया को ब्राइटर और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर भी ले जाएगा। वैसे दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।